नाज़रीन, मिस्र के बाद खबर यह सामने आ रही है कि ईरान में इस तरह से जंग की तैयारी हो रही है कि शायद जंग जो है वो चंद हफ्तों की दूरी के ऊपर आ गई है। दूसरी तरफ जो बरतानवी इंटेलिजेंस प्लेन्स हैं वो लेबनान और गजा के साहिलों के ऊपर जो है वो देखे गए हैं, और वहां जो है जो अमेरिका वर्सेस होल वर्ल्ड वो एस्केलेशन बढ़ रही है। कहीं तिजारती जंग है, कहीं टेक्नोलॉजिकल जंग है, और कहीं पर मामलात बरह रास्त मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। ग्रीनलैंड और पनामा के ऊपर मामलात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि वो किसी भी वक्त मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शक्ल भी ले सकते हैं। अमेरिका की जानिब से दौरा किया गया है पनामा का, और पनामा को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर वो फौरी तौर पर चाइना के साथ तमाम एग्रीमेंट्स खत्म नहीं करता, चाइना को पनामा से बेदखल नहीं करता, तो फिर मिलिट्री एक्शन के लिए जो है वो तैयार हो जाए। उधर ट्रंप ने यूरोप के ऊपर बराह रास्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। बरे आज़म अफ्रीका के साथ मामलात, तो इसके साथ एक बड़ी तब्दीली जो दुनिया देखने जा रही है, जब से अमेरिका सुपर पावर बना है उसके मुकाबले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बड़ी ताकत जो है उसके खिलाफ उतरने जा रही है। तो बहुत सारे मामलात हो रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और यूएस एड भी बंद हो गई है। इसका बहुत पूरी दुनिया के अंदर यूएस एड जाती है, आपने इसका नाम मतलब चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, यूएस एड का नाम आपने सुना हुआ है। वो यूएस एड भी अमेरिका ने बंद कर दिया, और अमेरिका ने खुद बताया है कि अच्छाई के नाम के ऊपर यूएस एड दरअसल कौन से काले करतूत हो रहे थे, ये अमेरिका ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है। अच्छा नाज़रीन, दुनिया जो है ना वो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। वो ट्रांजिशनल फेज ये है कि अमेरिका अपना बनाया हुआ ऑर्डर खुद ही तोड़ रहा है, और उसके बाद वो एक नया ऑर्डर जो है वो बनाने जा रहा है। तो इसलिए ये एक ट्रांजिशनल फेज है जिससे दुनिया गुजर रही है। इसलिए कई तूफान आएंगे, कई गैर मुतवक्का जो सूरत हाल है उससे दुनिया गुजरने वाली है। दुनिया का एक एक मुल्क और सारी दुनिया के जो अवाम हैं वो मुतासर होने जा रहे हैं। आप दुनिया किसी भी कोने में रहते हैं, आप मुतासर होने जा रहे हैं, और इसका अमली मुजाहरा आप मुख्तलिफ मुल्कों से देख भी रहे हैं, जिसमें कनाडा, मेक्सिको, और ये देखें ना कि उनके ऊपर टैरिफ्स लगे हैं। तो बरह रास्त फौरी तौर पर इन ममालिक के अवाम जो है वो इन्फ्लेशन को फेस करेंगे। तो इसी तरह ये दाराकार जो है वो बाकी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। तो प्रैक्टिकली जो सारी दुनिया के अवाम है वो इससे मुतासर होने जा रहे हैं। अच्छा, जो ग्लोबल पावर्स हैं इस वक्त नाज़रीन वो आमने सामने आ चुकी हैं, और पहली बार वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका भी आमने सामने आ गए। ये वेस्ट का सवाल है, क्योंकि जो वेस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस अलायंस के ऊपर खड़ा हुआ है। यूरोप और अमेरिका के अलायंस के ऊपर ये वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ है। तो अगर इनकी आपस में लड़ाई हो गई है तो फिर ये कैसे कायम रहेगा। अच्छा, तो ट्रंप जो है वो बेसिकली पूरी दुनिया के ऊपर हमलावर हो चुका है, ये प्रैक्टिकल बात है। यानी ट्रंप बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया के ऊपर हमलावर हो चुका है। इससे पहले अमेरिका जो भी करता था वो वेस्ट के ममालिक के खिलाफ नहीं था, बल्कि बाकी दुनिया उसके ज़ेरे ताब आती थी। लेकिन अब अमेरिका दुनिया में सिर्फ एक इजराइल को छोड़कर बाकी सारी दुनिया के ऊपर हमलावर हो चुका है। अच्छा, तो दुनिया ये जो इस ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है और आगे इसकी शिद्दत बढ़ेगी, क्या हम आलमी जंग से भी होकर गुजरेंगे, जिसके प्रैक्टिकल तैयारी रशिया और चाइना कर रहे हैं। गो कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन उनको इसके खतरात का बखूबी अंदाजा है। तो ये बहरहाल देखना है, लेकिन झटके बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। पूरी दुनिया को बहुत शदीद झटके इस वक्त लगने जा रहे हैं, क्योंकि जो इकलौती नाज़रीन दुनिया की सुपर पावर है वो लिबरलिज्म का जो लिबादा उसने पहना हुआ था, थोड़ा सा पर्दा रखा हुआ था, वो उतार कर वो डायरेक्टली बदमाशी के रूप के अंदर इस वक्त सामने आ गई है। तो हमने ये देखना है कि इन सारे हालात का, इस बदलती दुनिया का जो असर है वो फलस्तीन इसराइल तनाज़े के ऊपर किस तरह से पड़ेगा, मामलात आगे किस तरह से चलेंगे। और यूरोप के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है, उसका क्या असर इजराइल की पावर के ऊपर पड़ता है, ये भी आने वाले दिनों के अंदर हमने देखना है। तो अब नाज़रीन हम जहां पर देख रहे हैं, मिस्र से खबरें आ रही हैं कि मिस्र जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। जो सहराए सीना है, जहां पर कोई तूर पहाड़ भी है, जिसको लेने का रिसेंटली समुद्रेच ने कहा कि हमें जो सिनाई का इलाका है इसको वापस लेना है। उस सिनाई के इलाके के अंदर, जो कि ग्रेटर इजराइल के मैप का भी हिस्सा है, वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। हजारों टैंक्स वहां पर एक जंग की, खामोश जंग की तैयारी मिस्र जो है वो कर रहा है। अब इसी दरमियान नई रिपोर्ट सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान अपनी तरफ से इस तरह से तैयारी कर रहा है कि जंग जैसा कि चंद हफ्तों की दूरी के ऊपर हो। ईरान इस तरह से तैयारी कर रहा है कि जंग हफ्तों की दूरी के ऊपर हो, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी नेतन्याहू ने ओपनली कहा है कि वो ट्रंप को कन्विंस करेगा ईरान के हवाले से, और नेतन्याहू या इजरायली लॉबी वो ये समझती है कि
इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान, इसको तबाह करने का, इसके ऊपर अटैक करने का ये फाइनल डिसाइडिंग मोमेंट है। 45 साल से वो इसको तबाह करना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो समझते हैं कि अगर अब अटैक नहीं किया, अब के बाद शायद उनके पास मौका नहीं आए। उसकी वजह 2-3 बड़ी वजूहात हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ईरान खुद पावरफुल होता चला जा रहा है। अगर उसने न्यूक्लियर हासिल कर लिया तो फिर ये कैसे हमला करेंगे। जैसे ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, ईरान की तो दोस्ती हो रही है अरब वर्ल्ड के साथ, साथ रशिया चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर ग्लोबल पावर्स और रीजनल पावर्स ईरान के साथ खड़ा होना शुरू हो गई तो फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर अमेरिका एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। इस तब्दीली के बाद अमेरिका की क्या शक्ल होगी, क्या अमेरिका की हेजेमनी कायम रहेगी नहीं रहेगी, और वो अपने तमाम अलायंसेस को रिव्यू कर रहा है। तो अगर कहीं उसने इजराइल के हवाले से भी अपना अलायंस जो है वो उसको रिव्यू किया, अगर अंदर से कोई ऐसा प्रेशर आया और फिर ट्रंप की सूरत में उनके पास एक आइडियल बंदा मौजूद है, तो वो समझते हैं कि अगर इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान के ऊपर अटैक करना है, जो कि वो समझते हैं कि हर सूरत में होना चाहिए, तो ये उनके लिए डिसाइडिंग और फाइनल मोमेंट है। नेतन्याहू को भी आप देखें, उसका भी तो अंजाम करीब आ रहा है। 1 साल बाद वैसे भी वहां पर इलेक्शन है, तो और अब के बाद वो वज़ीर आज़म बनेगा नहीं बनेगा, तो उसका करियर और वो खुद जो है वो अंजाम के करीब पहुंच रहा है। तो हर अंदाज में वो ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर अटैक का ये फाइनल मोमेंट है। और ईरान के ऊपर हमला करना इतना जरूरी क्यों है? ये बुनियादी तौर पर जो वहां पर इस्लामिक रिजीम है ना, इससे उनको खतरा है। और इसमें अगर आप वैसे इस पर ज्यादा बहस नहीं होती, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल क्लैश भी है। इजराइल की आइडियोलॉजी, और अगर उसको कोई टक्कर इस वक्त दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया ये नहीं है। ये वन एंड ओनली ईरान है जो उनकी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वो जो इस्लामिक रिजीम है, इसलिए वो इस इस्लामिक रिजीम को पहले दिन से उन्होंने कबूल नहीं किया। इसको गिराने के लिए वो लगे हुए हैं, क्योंकि इस्लामिक रिजीम ही इस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ सकती है। जो इजराइल के ये सारे मामलात हैं, उसको अगर कोई चैलेंज कर रहा है या कर सकता है तो वो ईरान है। तो इसलिए वो हर सूरत में ईरान को अपने लिए खतरा समझते हैं। बाकियों को तो उन्होंने कन्विंस करके अपने साथ मिला लिया हुआ है। तो ये चीज है। तो देखते हैं कि इस पर, तो ईरान से खबर यह है कि वो इस तरह से तैयारी कर रहा है कि जैसे जंग जो है वो चंद हफ्तों की दूरी के ऊपर है। जरा वहां के ईरानियन जर्नलिस्ट की हम आपके सामने रख रहे हैं। बिलीफ इज दैट द वॉर इज वीक्स अवे, सिर्फ चंद हफ्तों की दूरी के ऊपर है जंग। इस तरह से यहां पर मामला चल रहे हैं। ये ईरानियन जर्नलिस्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा IRGC का बयान सामने आया। आप देख रहे हैं ईरान में तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कभी अंडर वाटर नेवी है, कभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, कभी जंगी तैयारे हैं, कभी सैटेलाइट प्रोग्राम है। ईरान तो मतलब बहुत तेजी के साथ ईरान मिसाइल प्रोग्राम एम्ड एट डेटरेंस अगेंस्ट अटैक्स पोजीशन। IRGC ये कह रहा है कि हमारे जो मिसाइल हैं वो इंतहाई एक्यूरेसी के साथ एनिमी के जो तमाम टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकते हैं। ये IRGC का आज बयान सामने आया। तो ईरान के जो मिसाइल हैं उनसे काफी इस वक्त इजराइल और अमेरिका डरे हुए हैं। और अभी आपको वो US चीफ और इजरायली चीफ की बात भी हुई है। ईरान के हवाले से, वेस्ट बैंक के हवाले से, लेबनान, शाम, सारी चीजें वहां पर अंडर डिस्कशन आई हैं। तो ये एक मामला हो गया। इसी दरमियान एक और क्या चीज हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये सामने आ रही है कि जो यूके के प्लेन्स हैं, इंटेलिजेंस प्लेन्स, वो लेबनान और गजा के साइलों के ऊपर देखे गए। ब्रिटेन लॉन्च 2 प्लेन्स टू कलेक्ट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी ड्यूरिंग द सीज फायर इन गाजा। अब सवाल यह बनता है कि बर्तानिया को क्या जरूरत है कि वो यहां पर इंटेलिजेंस प्लेन्स भेजकर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। अब ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन किस लिए जरूरी है? तो एक तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यह साबित हुआ है कि अमेरिका और बर्तानिया इन्होंने डायरेक्टली इजराइल की इस जहरियत के अंदर मदद की है। और अभी वो इंटेलिजेंस प्लेन्स भेज रहे हैं। तो ये देखें चीजें मतलब सामने आ रही है कि इंटेलिजेंस प्लेन्स लेबनान में और गजा के सालों के ऊपर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि यह इकट्ठी की जा रही है। अब जरा आगे चलते हैं। जो दुनिया में एक तूफान आ चुका है, एक सुनामी आ चुका है, ट्रेड और टेक वॉर का आगाज हो चुका है और अब हालात इस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रंप पूरी दुनिया के ऊपर हमलावर हो चुका है और हर नया दिन किसी नए मुल्क को इन्वॉल्व कर रहा है। यह मामला बढ़ते बढ़ते अब एशिया में दाखिल हो रहा है। इंडिया जैसे मालिक, जिसको ट्रंप ने एक बयान जारी कर भी दिया है कि इंडिया जो है वो हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को, यानी वो तमाम ममालिक जो है वो ट्रंप के रडार के ऊपर आए हुए हैं। तो अब ये सिचुएशन इस तरह से आगे फैल रही है कि ये किसी भी वक्त मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी तब्दील हो सकती है। यानी खाली टैरिफ, सैंक्शंस, इससे बढ़कर
बाकायदा जो जंग है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसके अंदर भी तब्दील हो सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा मामला हम देख रहे हैं, जो पहला बड़ा मैदान हम देख रहे हैं, वो पनामा का है। पनामा का मामला सबसे ज्यादा हसास है। यानी कनाडा के ऊपर कोई अमेरिका हमला नहीं करने वाला, मेक्सिको के ऊपर या यूरोप के ऊपर हमला नहीं करने वाला, उनके साथ ये ट्रेड वॉर ही चलेगी। लेकिन जहां पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएटली हो सकता है, किसी भी वक्त ये फैसला हो सकता है, वो पनामा का मामला है, जहां पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पहला अपना गैर मुल्की दौरा किया है। और जो रिपोर्ट्स नाज़रीन इस वक्त सामने आ रही हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डायरेक्ट थ्रेट किया है, मिलिट्री थ्रेट किया है और अल्टीमेटम दिया है पनामा को कि अगर उसने फिल फॉर चीन के साथ तमाम मुआहदे ना तोड़े, चीन को पनामा से बेदखल ना किया और इस कैनाल की जो मैनेजमेंट है या सारा इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका के हवाले ना किया, तो फिर एक पूरी तरह से पनामा तैयार हो जाए हमारे एक्शन के लिए। और साथ ट्रंप की धमकी भी अभी कुछ देर पहले आ गई है। पहले ट्रंप ही का बयान सुन लीजिए। चाइना कंट्रोल्स द पनामा कैनाल एंड वी विल टेक बैक द कैनाल or something very strong will happen soon. US issues ultimatum to Panama. अमेरिकी मीडिया, US Secretary of State to the President of Panama with an ultimatum while meeting. मतलब वो तस्वीर भी आ रही हैं, कोई अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी पनामा के प्रेसिडेंट की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। हालांकि पहले दौरा तो उस मुल्क का होता है, मतलब बड़ी अच्छी गपशप और मामलात, तो यहां पर मतलब बहुत ज्यादा तलखी नजर आ रही थी। इफ पनामा डज नॉट टेक इमीडिएट एक्शंस टू रिमूव द चाइनीज फ्रॉम द पनामा कैनाल, then the United States will take measures necessary to protect its right under Torrijos-Carter treaties. अगर इमीडिएटली पनामा ने नहीं किया, चाइना के साथ मुआहदे नहीं तोड़े, तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। ये अल्टीमेटम जो है वो जारी किया गया है। मार्को रूबियो कंफर्म दैट द करंट सिचुएशन इन द पनामा कैनाल रिक्वायर्स वाशिंगटन टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट इट्स राइट्स। तो ये अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एलामिया भी हमने आपके सामने रख दिया, जिसमें वो खुद अमेरिका कंफर्म कर रहा है कि ये अल्टीमेटम दिया गया है, एक्शन का अल्टीमेटम। सेक्रेटरी रूबियो टोल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ पनामा दैट चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन द कैनाल इज अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट। ये ऐसे ही होता है कि तुम वायलेशन कर रहे हो, तुम फलां कर रहे हो, एक जवाब ही बनाना होता है। अच्छा, अब नाज़रीन इसके जवाब के अंदर जो पनामा के प्रेसिडेंट हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया और अब देखिए पनामा ने इनकार कर दिया। बहुत बड़ा धचका यहां पर अमेरिका को लगा है। पनामा ने इनकार कर दिया है चाइना के साथ मुआहदा तोड़ने के हवाले से। पनामा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। प्रेसिडेंट ऑफ पनामा, वी विल नॉट रीन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना रिगार्डिंग द सिल्क रोड प्रोजेक्ट। चाइना के साथ जो हमारे मामलात है उसको तो हम बिल्कुल खत्म नहीं करने वाले हैं। एंड द पनामा कैनाल विल रिमेन अंडर आवर मैनेजमेंट, और पनामा कैनाल भी हमारी मैनेजमेंट के अंडर रहेगी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा है कि एक बॉर्डर एयर बेस हम बनाने देंगे अमेरिका को विद द इशू ऑफ इर्रेगुलर माइग्रेशन, एक बॉर्डर बेस फॉर माइग्रेशन इशू। लेकिन पनामा कैनाल और चाइना के साथ जो हमारे मामलात है वो खत्म नहीं होने वाले हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स विल नॉट रीन्यू बेल्ट एंड रोड डील विद चाइना सेज पनामा प्रेसिडेंट एमिड यूएस प्रेशर। अमेरिका का शदीद तरीन प्रेशर जो है वो इस वक्त आ रहा है। अब नाज़रीन दुनिया के अंदर जो एक बेसिक तब्दीली आने जा रही है और बहुत बड़े इंपैक्ट इसके हैं, जिसका थोड़ा सा जिक्र मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन के अंदर किया है। जब से अमेरिका सुपर पावर बना है, यानी सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है 90s के शुरू के अंदर, उसके बाद अमेरिका सुपर पावर बनता है, तो तब से लेकर आज तक जो पहली बड़ी तब्दीली आने वाली है और अमेरिका को पहली बार यह फेस करना पड़ रहा है आफ्टर बिकमिंग सुपर पावर, वो बुनियादी तब्दीली दुनिया में नजर ये आने वाली है कि अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी ताकत बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतरने जा रही है, और वो चाइना है। यानी आप जरा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, तो दुनिया के लिए एक मुतबादिल पावर मौजूद होती थी। लेकिन 90 के बाद दुनिया के पास मुतबादिल पावर का ऑप्शन खत्म हो गया। दुनिया के पास सिर्फ एक ही पावर बची और वो अमेरिका की थी। उसके बराबर में कोई ऐसी मुतबादिल पावर दुनिया के ममालिक के पास बतौर ऑप्शन मौजूद नहीं थी। अब नाज़रीन वो मुतबादिल पावर जो है वो दुनिया में आने जा रही है, और वो चाइना जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से जिसने अपने आप को एक सदी से दूर रखा हुआ है, वो अब इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हिस्सा क्यों बनने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह देखिए, सिर्फ पनामा ही की मिसाल लीजिए। देखिए ये जो मुल्क हैं ये तो कमजोर मुल्क हैं, ये कब तक अमेरिका का सामना करेंगे। और अगर अमेरिकी मिलिट्री यहां पर आ जाती है तो आपको क्या लगता है, पनामा की क्या कोई ऐसी पावर है कि वो अमेरिका को रोक सकता है? किसी तौर पर नहीं रोक सकता। ये तो कमजोर मुल्क है, ये ज्यादा देर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका एक के बाद एक मुल्क पर प्रेशर डालकर उनको चाइना के इन्फ्लुएंस से निकालता चला जाएगा।
मुआहदे तोड़वाता चला जाएगा। तो क्या चाइना चुप करके फिर बैठा रहेगा? एक के बाद एक मुल्क मुआहदा तोड़ते चले जाएंगे अमेरिकी प्रेशर में। तो अब नाज़रीन वो घड़ी आ गई है जिसके लिए चाइना ने अपने आप को तैयार किया है कि इन जो छोटी ताकतें हैं, कमजोर मुल्क हैं, उनको अमेरिकी साम्राज्य की जो पावर है उससे निपटने के लिए एक सपोर्ट जो है वो फराम करे। तो अब चाइना प्रॉपरली बाज़ाब्ता तौर पर आपको नजर आएगा इन छोटे मुल्कों के साथ। और ये बात ध्यान में रखें कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन छोटे मुल्कों का बहुत बड़ा किरदार है। ये जब स्टैंड लेंगे और चाइना के साथ खड़ा होगा तो ये बहुत जरूरी है। चाइना इकलौता कुछ भी नहीं कर सकता है, इन छोटे मुल्कों का खड़ा होना जरूरी है और ये तभी खड़े हो सकेंगे जब चाइना की मदद होगी। तो अब नाज़रीन चाइना को अपने इंटरेस्ट के लिए और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जिसका बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है, उसके लिए अब चाइना को बाज़ाब्ता आना होगा और आप चाइना का जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं वो भी देखेंगे। अच्छा, इसके साथ जो बड़ा वाकया हुआ है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है, यूरोप को बरह रास्त पहली धमकी ट्रंप की जानिब से दे दी गई है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा सिनेरियो दुनिया देखेगी कि अमेरिका और यूरोप बरह रास्त आमने सामने आने जा रहे हैं। और जो सारा ये वर्ल्ड ऑर्डर है ये इस अलायंस के ऊपर खड़ा हुआ है। यूरोप और अमेरिका एक साथ मिले हैं तो ये ऑर्डर कायम है। अगर यूरोप अमेरिका के साथ ना हो तो फिर ये ऑर्डर कायम नहीं रह सकता। इसलिए ये इनकी जो लड़ाई है वो उसका नतीजा वेस्ट के जवाल ही की सूरत में निकलेगा। और आज यूरोप ने खुलकर इस बात का इजहार भी किया है कि हम आपसी लड़ाई में दरअसल कोलैप्स होने वाले हैं और हमें कोई इससे फायदा हासिल नहीं होगा। जरा कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। पहले ट्रंप की धमकी देखिए। ट्रंप सेज he will absolutely impose tariffs on the European Union and European Union का जवाब आया है no winner in the trade war, Europe needs America and it needs us। ये यूरोप का आज स्टेटमेंट है कि अमेरिका की हमें जरूरत है और अमेरिका को हमारी जरूरत है। ये जो हमने आपसी जंग शुरू कर दी है इसमें कोई विनर नहीं होने वाला है, ना अमेरिका विनर होगा ना हम विनर होंगे, बल्कि हम दोनों को नुकसान होगा। तो ये वो अपने जवाल की खुद बात कर रहे हैं, अपने कोलैप्स की खुद बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन मस्ट रिस्पॉन्ड इन अ यूनिफाइड वे टू ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट। ये स्पेन का पहला रिएक्शन आया है कि यूरोपियन यूनियन को मिलकर सामना करना होगा ट्रंप का और ये सारा टैरिफ वाला जो मामला चल रहा है। फिर यूरोप ये कह रहा है कि रशिया पोजेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। एक तरफ रशिया का थ्रेट तो ऑलरेडी था जिसको वो कहते रहते हैं, लेकिन अब एक तरफ अमेरिका है एक तरफ रशिया है। तो अब अमेरिका और यूरोप आमने सामने देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। यूरोप से बड़ा सख्त रिएक्शन जो है सामने आया है और इनकी कंपनीज यानी अमेरिका और यूरोप की कंपनीज ऑलरेडी उनके मामलात अच्छे नहीं हैं। एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाकर ये जो बाकी कंपनीज हैं, खासकर चाइना, इंडिया के अंदर भी बहुत काम हो रहा है टेक्नोलॉजी ये वो, तो इनकी कंपनीज लीड करेंगी। अच्छा, उधर जो मैक्सिको और कनाडा का मामला है वो भी एक्सपैंड कर रहा है और वहां पर भी कंपनीज शदीद प्रेशर के अंदर हैं। अमेरिकी भी, कैनेडियन भी, मैक्सिको भी, और मैक्सिको के अंदर यूरोपियन प्लांट्स लगे हुए हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वॉक्सवैगन, ये सारे हमने आपको बताए। तो वहां पर भी मसाल खड़े हो रहे हैं। चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको विल फील द पेन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैरिफ्स। ये अमेरिका का नया थ्रेट है कि ये पेन महसूस करेंगे। कनाडा की बात कर रहे हैं। कनाडा का रद्द-ए-अमल देखिए, मैक्सिको का रद्द-ए-अमल देखिए, हमले और जवाबी हमले। अमेरिका से टैरिफ धमकी आती है, चाइना और मैक्सिको जवाब दे रहे हैं, फिर अमेरिका से धमकी आती है। तो ये हमले और जवाबी हमले इस वक्त जारी हैं। कनाडा टू चैलेंज यूएस टैरिफ्स एट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एमिड ट्रेड वॉर। अब ये बाज़ाब्ता ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तिजारती जंग का आगाज हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट देखिए। नाउ इज द टाइम टू चूज प्रोडक्ट्स मेड राइट हियर इन Canada, check the labels, let's do our part, wherever we can choose Canada। देखे ना, ये दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदलती है, अलायंसेस कभी फॉरएवर नहीं होते हैं। आप देखिए कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि वक्त आ गया है कि अब हम सब कुछ कनाडा के अंदर बनाएंगे और जो भी आप चीज खरीद रहे हैं उसके ऊपर लेबल चेक करें। अगर ये अमेरिका का है, इशारा तो उसी तरफ कर रहे हैं, वो ना खरीदे। वो लेबल जिसके ऊपर कनाडा का है, जो कनाडा में चीज बन रही है, उसको खरीदे। एंड वेयर एवर वी कैन, कम से कम उस जगह पर तो ये आप करें कि जहां पर आपके पास एक मुतबादल चीज मौजूद है। यानी ये एक फोन है, ये मुतबादल मौजूद ही नहीं हो तो ये तो मजबूरी में खरीदना है, लेकिन जहां पर मुतबादल चीज मौजूद है तो कनाडा की खरीदे और अब हम हर चीज कनाडा में बनाएंगे। तो ये कितनी बड़ी तब्दीली है, बड़ी प्रोफाउंड लेवल की तब्दीली है जो वेस्ट के अंदर इस वक्त आ रही है। मैक्सिको हिट्स बैक एट यूएस टैरिफ्स
as trade dispute escalates, उधर मेक्सिको भी, मेक्सिको प्रेसिडेंट हिट्स बैक, ट्रेड वॉर विद यूएस एस्केलेट्स, ट्रिगरिंग रिटेलिएटरी टैरिफ्स फ्रॉम मेक्सिको, वो भी जनाब टैरिफ के ऊपर टैरिफ। दूसरा नाज़रीन जो मामला है जो फौरी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है वो ग्रीनलैंड का है। पनामा और ग्रीनलैंड वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनमें ट्रेड वॉर का मामला नहीं है, बल्कि ये वो मामलात है जो फौरी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। अभी जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जरा स्टेटमेंट देखिए, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं कि टेक ओवर यानी मिलिट्री टेक ओवर ग्रीनलैंड के ऊपर। तो अगेन फिर आप यहां पर देखिए, ग्रीनलैंड को बचाने के लिए भी चीन को अपनी मदद देना पड़ेगी। इस तरह तो फिर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जाएगा। हालांकि आर्कटिक के अंदर चीन और रूस भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर ग्रीनलैंड इस तरह से अमेरिका ले गया तो चीन को बहुत बड़ा इससे नुकसान होगा। तो अब ये छोटी ताकतें हैं और उनके ऊपर अमेरिका हमलावर हो गया है। उनको बचाने के लिए पहले कोई नहीं होता था, लेकिन अब चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की तरफ जा रहा है, तो उसको अब बाकायदा अपना किरदार अदा करना होगा और वो करेगा और उसके लिए वो तैयार है। उसके साथ फिर रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, ये सारे मालिक तो खड़े हैं और पूरा ब्रिक्स इस वक्त खड़ा है। तो ये जंग आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के अवाम जो है वो इससे मुख्तलिफ अंदाज के अंदर मुतासर होने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है यूएस एड और बाकी जो है वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।